तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हमने बात की, कल स्टार्ट किया हमने विद डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट की हेल्प से ही हम जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है उस एम्पियर सर्कुलर लॉ को कंप्लीट कर सकते हैं। विदाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट there is some ambiguity, there is some incompleteness in एम्पियर सर्कुलर लॉ। उस इनकम्प्लीटनेस को हमने पूरा किया इस कॉन्सेप्ट के साथ कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से भी करंट फ्लो करती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से जो करंट फ्लो करती है किसी नॉन कंडक्टिंग मीडियम में, उस करंट को डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। ठीक है, तो उससे हमारा जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, नाउ हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, वी हैव टू स्टडी अबाउट कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। ठीक है, आपको अगर याद होगा हम 11th में जब वेव्स पढ़ते हैं तो वहां डिफाइन करते हैं दो तरह की वेव्स होती हैं, एक होती है मैकेनिकल वेव और एक होती है इलेक्ट्रिकल वेव। जैसे साउंड जो है मैकेनिकल वेव में आती है, लेकिन लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो डिफरेंस क्या है मेन, कि जो साउंड है दैट कैन नॉट प्रोपोगेट इन वैक्यूम, साउंड को हमेशा मीडियम चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन प्रोपोगेट इन वैक्यूम आल्सो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोपोगेशन जो है वो वैक्यूम में भी हो सकता है। ठीक है, देखो थोड़ा सा सोर्स देखते हैं कहां से आई। अगर हमारे पास कोई स्टेशनरी चार्ज है बेटा, स्टेशनरी चार्ज मतलब ए चार्ज एट रेस्ट। स्टेशनरी चार्ज जो है दैट इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है तो सिर्फ वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही जनरेट कर सकता है। चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी is a source of electric and magnetic fields। अगर कोई चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है तो उस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं क्रिएट होंगी। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बनती है। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो पढ़ा, फैराडे के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उन एक्सपेरिमेंट्स से हमें ये पता चलता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से करंट फ्लो करती है और उस करंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका रिवर्स है जो हमने कल पढ़ा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स के स्टार्टिंग में, डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट, कि ए चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन आल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है तो फ्लक्स के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होता है। दैट मीन्स ए चेंज इन वन फील्ड प्रोड्यूसेस द अदर, मीन्स change in electric field produces magnetic field and change in magnetic field produces the electric field. So अगर कोई चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो वो चार्ज जो होगा उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। बट अगर कोई एक्सेलरेटेड चार्ज है, जो एक्सेलरेटेड चार्ज है दैट इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बेटा एक्सेलरेटेड चार्ज क्या हुआ, ए चार्ज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी। आल्सो लिखा है, वैक्यूम के आगे लिखा है आल्सो, कैन प्रोपोगेट इन वैक्यूम आल्सो। मतलब मीडियम में तो प्रोपोगेशन होता ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का,
लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इनका प्रोपोगेशन वैक्यूम में भी होता है। अगर कोई चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करे, मतलब अगर चार्ज की वेलोसिटी चेंज होगी तो वेलोसिटी के चेंज होने से उसके पास एक्सेलरेशन होगी, और वो जो एक्सेलरेटेड चार्ज होगा वो एक्सेलरेटेड चार्ज क्या करता है, वो एक्सेलरेटेड चार्ज टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो जब टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, और अगर मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन होगा। मतलब बोथ दीज फील्ड्स आर एक्चुअली सोर्सेज ऑफ ईच अदर, ए चेंज इन वन प्रोड्यूसेस द अदर। इसलिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनमें वेरिएशन होता है साइन वेव की तरह, साइनोसाइडल वेरिएशन होता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स का। तो अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं, देखे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको मैंने कल भी बताया, दीज वेव्स have sinusoidal variation of electric and magnetic field vectors x, y and z। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कंसीडर करूं अलोंग y एक्सिस तो वो इस तरह से होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं और मैग्नेटिक फील्ड अलोंग z एक्सिस हो रहा है उसका वेरिएशन, ये मैग्नेटिक फील्ड, बोथ दीज फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और वेव की जो प्रोपोगेशन होती है, ये रिप्रेजेंटेशन है बेटा खाली, वेव की प्रोपोगेशन अलोंग x एक्सिस होगी। The propagation of wave takes place along the x axis. So this is the representation of electromagnetic waves. It consists of sinusoidal variation of electric and magnetic field vectors. ठीक है, E और B, ये खाली रिप्रेजेंटेशन है। इस तरह से साइन वेव या कॉस वेव भी हो सकती है। ये बेसिकली E और B का वेरिएशन है। हम मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर आपको याद हो हमने 11 में पढ़ा है, इस तरह की कोई प्रोपोगेशन जो वेव प्रोपोगेटिंग वेव होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय E इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन है किसी प्रोग्रेसिव वेव की, साइनोसाइडल। और अगर B की बात करें, इट इज इक्वल टू B नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। E इक्वल टू E naught sin omega t minus kx and B equals to B naught sin omega t minus kx। E0 और B0 बेटा पीक वैल्यूज है, ये E0 और ये B0। इन एक्सप्रेशंस में ये जो ओमेगा होता है, आपको पता है ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी, यू कैन आल्सो राइट 2 पाई न्यू, राइट। और k को बोलते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट, याद होगा आपने 11 में पढ़ा है 2 पाई बाय लैम्डा, दिस इज कॉल्ड एज प्रोपोगेशन कांस्टेंट। ठीक है, हम ओमेगा और k के बीच में एक रिलेशन भी बनाएंगे। देखो ये चैप्टर एक्चुअली 3 मार्क्स का चैप्टर है, इसका मतलब ये है कि आपने इसमें छोटी छोटी चीजें पढ़नी पड़ेंगी आपको, वेरी माइन्यूट थिंग्स। क्या है E और B का एक्सप्रेशन, दोनों साइन वेव लिखी, इसका मतलब ये है कि E और B के बीच में दे स्टार्ट एट द सेम टाइम पे दोनों अपने अपने मैक्सिमम पे हैं। एक का मैक्सिमम, ये एक्चुअली जो आपको यहाँ दिख रहा है इट इज लाइक दिस, बाहर की तरफ है अलोंग z एक्सिस, z एक्सिस यहाँ बनाई ना, ये ऐसे होती है। तो E और B के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, ठीक है, सिर्फ उनका वेरिएशन अलग अलग डायरेक्शंस में हो रहा है। दे आर रीचिंग देयर रिस्पेक्टिव मैक्सिमा एट द सेम टाइम, मिनिमा एट द सेम टाइम। कंप्लीट एक वेव जब इधर होगी तो इसकी भी एक वेव यहां से कंप्लीट होगी। देयर फ्रीक्वेंसी इज आल्सो सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, एंड इनफैक्ट E0 और B0 डिफरेंट है।
एंड इनफैक्ट देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन देम, ई और बी के बीच में कोई फेज डिफरेंस भी नहीं है। अगर यहां से मैं आपको दिखाऊं, देखो व्हाट इज ओमेगा बाय के, ओमेगा पता है आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, और इसको प्रोपोगेशन कांस्टेंट या एंगुलर वेव नंबर भी बोलते हैं। अगर मैं ओमेगा बाय के लिखूं यहाँ, सो ओमेगा बाय के विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय टी डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय लैम्डा, इट इज इक्वल टू लैम्डा बाय टी। ठीक है, और आपको पता है 1 बाय टी जो है दैट इज फ्रीक्वेंसी, यहां भी लिखा है मैंने आपको, 1 by t is frequency, so we can say that omega by k जो है that is equal to nu into lambda। but what is nu into lambda? nu into lambda तो c होता है, c speed है ना, speed is equal to nu lambda। so omega by k actually किसके बराबर है? omega by k जो है वो c के बराबर होता है। omega by k equals to C. So this is the mathematical representation of these waves. These waves are called as electromagnetic waves because they consist of sinusoidal variation of electric and magnetic field vectors। और देखिए जो वेव की प्रोपोगेशन है वो हो रही है परपेंडिकुलर टू बोथ E and V। Such waves are called as transverse waves। ठीक है, जिस तरह से आप किसी स्ट्रिंग में वेव्स प्रोड्यूस करते हैं तो वो भी ट्रांसफर्स वेव होती है, जिसमें स्ट्रिंग गोज अप एंड डाउन बट एनर्जी का ट्रांसफर फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो उस स्ट्रिंग की तरह ये जो वेव्स हैं these are also द ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है जैसे साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, बट लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। दैट मींस लाइट कंसिस्ट ऑफ, हम वेव ऑप्टिक्स में भी पढ़ेंगे, लाइट कंसिस्ट ऑफ these kind of variations। and देखिए ट्रांसवर्स वेव है, कैन प्रोपोगेट इन वैक्यूम, एंड these waves show polarization also। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है दे कैन बी पोलराइज, साउंड का पोलराइजेशन नहीं होता, अभी आप पोलराइजेशन पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है। ठीक है, these waves कैन बी पोलराइज्ड। ठीक है, एक रिलेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, हम उस रिलेशन के डिटेल में तो नहीं जाएंगे यहाँ, बट देयर इज अ रिलेशन जिसको हम डायरेक्टली यहाँ यूज करेंगे कि जो dE by dx है, dE by dx इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ dB by dt del B by del t। विद रिस्पेक्ट टू x जो वेरिएशन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, विद रिस्पेक्ट टू B जो टाइम का वेरिएशन हो रहा है, वो उनका मैग्नीट्यूड सेम है, इट्स लाइक दिस। और ये जो इस तरह से लिखा हुआ है डेल, इसका मतलब बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन है यहाँ, दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल ई बाय डेल एक्स। तो अगर हम ये टर्म्स यहाँ यूज कर ले, वी कैन राइट डेल डेल एक्स ऑफ ई की जगह लिख लूंगा मैं ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, and it is equal to minus d by dt of b naught sin of omega t minus kx। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं बेटा, वी कैन आल्सो राइट इट एज E0 इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स की क्या डिफरेंशिएशन होगी, cos ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है ना, चेन रूल लगाया मैंने यहाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन u होता है cos u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u इक्वल टू माइनस, अब इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं कि ये रिलेशन कहाँ से है, ये आप डायरेक्ट लिखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रिलेशन है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस है हमारे पास। इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ B0 आ जाएगा, ठीक है, बाहर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, सो इट इज अगेन cos ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, इनटू डेल डी टी। ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स है,
इंटू ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, आई थिंक नाउ इट इज विजिबल। तो यहां से आपके पास बनेगा E0 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू डेल डेल एक्स ऑफ, देखो ये जीरो हो जाएगा क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो सिर्फ x को ही वेरिएबल मानेंगे, ये इसकी डिफरेंशिएशन जीरो आएगी, इंटू माइनस के आ जाएगा यहाँ, इट विल बी माइनस के इक्वल टू माइनस B0 cos ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू डेल डेल टी ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। सो ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसमें के एक्स की तो जीरो आएगी, तो ये आएगा खाली ओमेगा हमारे पास डी टी, टी की डिफरेंशिएशन 1। ये cos ओमेगा टी और ये cos ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, के एक्स भी है। सो वी हैव E0 इंटू के विद नेगेटिव साइन इक्वल टू माइनस ऑफ B0 इंटू ओमेगा। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा, व्हाट इज E0 बाय B0? इट इज ओमेगा बाय के। E0 बाय B0 क्या है? ओमेगा बाय के। लेकिन अभी हमने प्रूव किया था कि ये ओमेगा बाय के जो है ये C होता है, सो दिस इज इक्वल टू C। इसका मतलब ये है, डायरेक्टली बेटा याद रखना, इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे पास एक्सप्रेशन है, अगर मैं यहां से भी बोलूं तो E बाय B क्या बन जाएगा? E0 बाय B0, बिकॉज इन फेज हैं दोनों वेव्स। यहां से देखो E0 बाय B0 C आया, तो ये C के लिए आपके पास एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना है या दोनों में से एक दिया, आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन होगा, C तो फिक्स्ड है ना, C इज स्पीड ऑफ लाइट, C का वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आपको याद हो तो ये वाला एक्सप्रेशन ऐसा या ये वाला हमने वेलोसिटी फिल्टर में भी पढ़ा था। वी नो दैट E बाई बी जो है दैट रिप्रेजेंट्स सम स्पीड, बट यहाँ पर E और B जब ये किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए हम रेफरेंस ले रहे हैं तो E और B की जो रेशियो होगी दैट इज कॉल्ड एज स्पीड ऑफ लाइट। आल्सो द स्पीड ऑफ लाइट इज also the speed of light in free space is c equal to 1 by square root of mu 0 into epsilon 0। तो इसको हम इसके बेसिस पे कैलकुलेट भी कर लेते हैं। mu 0 is absolute permeability 4 pi into 10⁻⁻⁷। epsilon 0 is absolute permittivity, so if you substitute these values it is 3 into 10⁸ meter per second। So this is the speed of light, 3 into 10⁸ meter per second। तो हमारे पास C के दो एक्सप्रेशंस हैं। देखो इंपॉर्टेंस क्या है, खाली एक्सप्रेशंस तो याद नहीं रखने आपने, ठीक है, डेरिवेशन से ज्यादा ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई बोले कि E बाई बी का SI यूनिट क्या है, ठीक है, कैन बी 1 मार्क क्वेश्चन, E बाई बी का SI यूनिट मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि E बाई बी एक्चुअली C होता है and C is expressed in meter per second। Also C is equal to, ये C है, C is equal to 1 by root of mu 0 into epsilon 0। therefore बेटा इसका भी यूनिट यही बना, तो जब मेरे पास 1 by root of mu 0 epsilon 0 का यूनिट बनेगा मीटर पर सेकेंड, इसको मैं रिवर्स कर लूं तो ये बन जाएगा सेकेंड पर मीटर या पर मीटर इंटू सेकेंड। ठीक है, यूनिट कई बार पूछते हैं, ये ऐसे यूनिट लिखा है तो ऐसे क्वांटिटी लिखिए, इसका यूनिट क्या होगा, तो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 बाय रूट म्यू 0 C0 एक्चुअली C होता है। इसका अगर मैं स्क्वायरिंग करूं, इसका मैं अगर स्क्वायरिंग करूं, बोलूंगा 1 बाय म्यू 0 एप्सिलॉन 0, तो यूनिट बनेगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं अगर उल्टा कर दूं तो म्यू 0 इंटू एप्सिलॉन 0 बनेगा
पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम इन एक्सप्रेशंस के बेसिस पे डायरेक्टली यूनिट बताते हैं। ठीक है, बाकी लाइट की स्पीड जो है फ्री स्पेस में, वैक्यूम में या एयर में 3 × 10⁹ है, और उसको हम यूनिवर्सल कांस्टेंट मानते हैं और उसको हमेशा c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब जब हम c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा बेटा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया, किस बेसिस पे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो कॉन्सेप्ट है दैट वाज गिवन बाय मैक्सवेल। कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है मैक्सवेल ने दिया था ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ दैट डिस्प्लेसमेंट करंट। लेकिन जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन है 1665 में मैक्सवेल ने कॉन्सेप्ट दिया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉरी 1865 में। एंड जो एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन है that experimental demonstration was given by, जैसे ये मैक्सवेल ने दिया, this was given by हेनरी हर्ट्ज। इसके 22 साल के बाद 1887 में, ठीक है, हेनरी हर्ट्ज ने एक सेटअप बनाया। उस सेटअप के बेसिस पे ही वाज एबल टू सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, सक्सेसफुली उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डेमोन्स्ट्रेट किया। क्या एक्सपेरिमेंट था? इट वाज अ सिंपल एक्सपेरिमेंट, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वैसे फिर भी हम पढ़ेंगे। दिस इज कॉल्ड एज हर्ट्ज apparatus। हेनरी हर्ट्ज ने क्या किया था बेटा? ही टुक 2 मेटेलिक प्लेट्स एंड इन प्लेट्स को कुछ डिस्टेंस पे रखा, एट सम सुटेबल डिस्टेंस, एंड along with these 2 plates उसने 2 मेटल के सफियर्स जोड़ दिए। 2 metallic spheres were connected। देन यहाँ एक इंडक्शन कॉइल लगाया है। इंडक्शन कॉइल आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि यहाँ कोई एसी का सोर्स है। ठीक है, इट्स ए काइंड ऑफ ट्रांसफार्मर, जहां यहाँ से हम इनपुट एसी देंगे, एसी मेन्स, और यहाँ हमें हाई वोल्टेज एसी मिल रहा है, हाई वोल्टेज जिसका ईएमएफ ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक डिटेक्टर है। इस इंडक्शन कॉइल में तो क्या है बेसिकली, यहाँ इंडक्टर होगा, आपको पता है अगर ट्रांसफार्मर है तो कॉइल से बना होता है, तो इट्स ए काइंड ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो यहाँ एक टाइम वेरिंग ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। उस टाइम वेरिंग ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के कारण ये 2 मेटल की प्लेट्स हैं, kept certain distance apart, these are 2 spheres S1 and S2। ठीक है, तो इन दोनों स्फीयर्स के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो चेंज होता जाएगा, बिकॉज हमारे पास इन दोनों स्फीयर्स को ऑल्टरनेटिंग मिल रहा है। मतलब पहले इसको पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगी, यहाँ नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव होता जाएगा। सो अक्रॉस these spheres a time varying electric field is created which is very strong। induction coil will produce a very high voltage output। उस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बेटा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ की जो एयर है उसका आयोनाइजेशन हो जाएगा। एयर का आयोनाइजेशन होने का मतलब क्या है? आपको पता है एयर तो एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरह के चार्जेस हैं,
लेकिन जब एयर का आयनाइजेशन हो जाएगा तो ये इट विल स्प्लिट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव मॉलिक्यूल्स, उसका टूट जाएगा वो मॉलिक्यूल। उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे जो आयंस क्रिएट होंगे, मैं ऐसे बना देता हूँ, these ions will keep on oscillating between S1 and S2, क्योंकि S1 और S2 दोनों स्फीयर्स के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, आपको याद होगा कोरोना डिस्चार्ज करके हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो दैट स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन कॉज द आयनाइजेशन ऑफ द सराउंडिंग एयर। ठीक, तो यहाँ आयनाइजेशन होगा सराउंडिंग एयर का, जिसके कारण ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, these molecules will keep on oscillating between the two spheres, और यही जो oscillating charged particles हैं, these molecules are charged now because separate हो गए ना positive negative, so these oscillating charged particles are the source of electromagnetic waves। accelerated हो गया, oscillating particle is always accelerated particle, तो ये acceleration की वजह से ये source बनेंगे किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। तो यहाँ EM वेव्स प्रोड्यूस होंगी। ये ऑसिलेटिंग या एक्सिलेटिंग वेव कैसे प्रोड्यूस करता है, या वेव कहां से है, वेव क्या है बेसिकली, वेव इज ए काइंड ऑफ एनर्जी। ठीक है, इस तरह से समझना बेटा, जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करता है तो वेव प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब यहां पर भी हम ये बोलते हैं कि उसकी एक्सेलेरेशन हुई, मतलब जिस तरह से ये कॉन्सेप्ट था बोर का, बोर से पहले जो रदरफोर्ड का कॉन्सेप्ट था कि ये ऑसिलेटिंग होता है, और ऑसिलेटिंग होगा इसलिए वो रेडिएटिंग होता है। रेडिएटिंग मतलब जब कोई पार्टिकल ऑसिलेट करेगा इट विल रेडिएट एनर्जी, तो यहाँ भी एनर्जी रेडिएट होगी बिकॉज ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ these ionized air molecules। These ionized air molecules will oscillate between the spheres S1 and oscillate का मतलब क्या है, जैसे पेंडुलम है, हम पेंडुलम को कुछ एनर्जी देते हैं, इट कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग, एंड हम बोलते हैं ना वेव प्रोड्यूस हुई। क्या हो रहा है उस वेव की प्रोडक्शन का कारण क्या है पता है, काइनेटिक एनर्जी हमने प्रोवाइड की, वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, सो दिस कीप्स ऑन गोइंग, एंड इसी ऑसिलेशन के कारण वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। यहाँ आयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बने, और जब वो ऑसिलेट करने लगे बिटवीन द टू स्फीयर्स, बिकॉज यहाँ एक्सिलेटिंग वोल्टेज लगाई हमने, एक्सिलेटिंग ईएमएफ है, तो उनकी इन ऑसिलेशंस की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होगी। दैट एनर्जी विल कॉरेस्पॉन्ड टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए डिटेक्टर। डिटेक्टर क्या हो गया बेटा, ये डिटेक्टर फिर से कोई इंडक्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, जैसे हमारे रेडियो में रेडियो रिसीविंग सेक्शन होता है, वो रेडियो रिसीविंग सेक्शन में क्या है, आपको बताया था रेजोनेंस के टाइम में एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर लगा होता है। तो यहाँ जो वेव्स बनी है, इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो है दैट कैन वेरी ओवर ए वेरी वाइड रेंज। हम बोलते हैं कि हमने एक सिग्नल ट्रेवल कर रहा है जी, ये रेडियो सिग्नल है, ये माइक्रोवेव है, तो वो सिग्नल एक्चुअली कहाँ से आता है, वो किसी ना किसी सर्किट से आता है, कोई ना कोई सर्किट होगा जिसमें एनर्जी का कन्वर्शन कराया जाएगा। जैसे एलसी ऑसिलेशंस पढ़ रहे थे, तो ये वही एलसी ऑसिलेशंस यहाँ प्रोड्यूस होंगी। तो यहाँ कैपेसिटर कहाँ है, देखो ये दोनों जो प्लेट्स हैं, these will act as the plates of a capacitor, so there is a capacitance because of these two plates, और इस इंडक्शन कॉइल का इंडक्टेंस भी तो होगा L। तो जो यहाँ से वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, उन वेव्स की फ्रीक्वेंसी होगी 1/2 पाई रूट ऑफ L इंटू C। न्यू इक्वल टू 1/2 पाई रूट LC। तो हम L और C की वैल्यू, जैसे ये कैपेसिटर के प्लेट का एरिया बढ़ा दिया या डिस्टेंस चेंज कर दिया, उससे हम कैपेसिटेंस चेंज करेंगे, इस इंडक्टेंस कॉइल के इंडक्टेंस चेंज करके, हम दोनों में से किसी एक को चेंज करके हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, और अपनी डिजायर जो होती है वैसी फ्रीक्वेंसी जो है वो जनरेट कर सकते हैं। जैसे जितने भी हमारे ये रेडियो ट्रांसमीटर्स या जो टेलीविजन ट्रांसमिटिंग स्टेशन होते हैं, वहां ऐसी वेव्स का प्रोडक्शन होता है एंड देन ट्रांसमिशन होता है। ये जो सेटअप है जो हेनरी हर्ट्ज ने बनाया, हेनरी हर्ट्ज ने जो वेव जनरेट की थी वो थोड़े डिस्टेंस तक ही डिटेक्ट की गई। इस सेटअप को एक और साइंटिस्ट थे मार्कोनी के नाम से, सुना होगा आपने नाम, मार्कोनी ने क्या बनाया था, फर्स्ट रेडियो वाज इन्वेंटेड बाय मार्कोनी। तो मार्कोनी ने क्या किया था, एक प्लेट का अर्थिंग कर दिया और दूसरी प्लेट के साथ एंटीना लगा दिया था। This way he was able to
transmit the electromagnetic waves over a longer distance. ठीक है, तो थोड़ा सा मैं हिस्ट्री दोबारा से रिपीट करूंगा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉन्सेप्ट 1865 में मैक्सवेल ने दिया, राइट. बट 1887 में हेनरी हर्ट्ज ने ऐसा एक, ये हर्ट्ज वाला एक्सपेरिमेंट है. नाउ द थिंग्स आर मॉडिफाइड. ये देखो ये कब का है, 1887 का. नाउ इट इज 2020 राइट नाउ. तो द थिंग्स आर मॉडिफाइड, बट ये बेसिक अपरेटस यूज किया था. ही वाज एबल टू प्रोड्यूस ऑसिलेटिंग air molecules, oscillating charged particles, and those oscillating charged particles produce electromagnetic waves. ठीक है, जिनकी फ्रीक्वेंसी को हम डिसाइड कर सकते हैं, हमें कितनी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जनरेट करना है. कोई ना कोई सर्किट ही होगा ना जो सिग्नल जनरेट कर रहा है. सो दिस इज ए बेसिक सर्किट विच वर डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अनदर एलसी सर्किट. ये जो डिटेक्टर है ये एलसी सर्किट है, तो इस डिटेक्टर ने इनको डिटेक्ट किया. एंड मार्कोनी ने कैसे मॉडिफाई किया सर्किट को? मार्कोनी ने यहाँ एक एंटीना लगाया और with the help of this antenna he was able to transmit the electromagnetic waves over a longer distance. ठीक है, तो वो electromagnetic waves जब यहाँ से ट्रांसफर हुई किसी दूसरी जगह से 50 किलोमीटर अवे, तो डिटेक्टर ने वहां उसको डिटेक्ट किया. आज की डेट में यही हमारा रेडियो का प्रिंसिपल है. सो दिस वाज द फर्स्ट रेडियो जो मार्कोनी ने हेनरी हर्ट्ज के इसको एक्सपेरिमेंटल सेटअप को मॉडिफाई किया था. तो यहाँ जो हम सिग्नल बनाएंगे दैट कैन बी सम इंफॉर्मेशन. सिग्नल इज ऑलवेज अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. वो इंफॉर्मेशन यहाँ से हमने ट्रांसमिट कर दी ओवर ए लॉन्गर डिस्टेंस विदाउट एनी फिजिकल मीडियम. ये पहली बार किसी इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हुआ था. ठीक है, इसलिए इसको पहला रेडियो बोला गया. जैसे आज की डेट में हमारे बीच में भी कम्युनिकेशन हो रहा है, नो वायर इज इन्वॉल्व. अदरवाइज क्या टेलीफोन के थ्रू वायर के थ्रू सिग्नल फ्लो करता है, वो लाउड स्पीकर माइक्रोफोन सब चीजें इन्वॉल्व है. बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो एटमॉस्फेयर में फ्लो कर रही है. एंड इन द एटमॉस्फेयर समटाइम्स देयर इज वैक्यूम आल्सो. तो वैक्यूम में भी इनका प्रोडक्शन होता है, इनका प्रोपोगेशन होता है. ठीक है, दूसरा बेटा इन इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक चीज और बता देता हूँ आज. इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो एनर्जी है दैट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ बेटा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है. द एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. इसका देखो क्या मतलब है. हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है, याद है आपको, यू ई इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन 0 इनटू ई स्क्वायर. ठीक है, दिस वी हैव डन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. और जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, इट इज 1/2 बी स्क्वायर बाय म्यू 0. ठीक है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है दैट इज 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर. जो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है दैट इज 1/2 बी स्क्वायर बाय म्यू 0. अभी हम ये प्रूव करेंगे कि ये दोनों बराबर होती हैं. ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस. वी कैन स्टार्ट विद एनी वन एंड विल एंड अप एट द अदर वन. देखो कैसे, अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ, यू ई इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन 0 इनटू ई स्क्वायर. अभी हमने पढ़ा कि E बाय बी जो है वो C के बराबर है. अब अगर E बाय बी C के बराबर है तो यू ई जो है दैट विल बी इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन 0 इनटू E की जगह लिख सकता हूँ C इनटू बी का स्क्वायर. सो यू ई will be equal to 1/2 एप्सिलॉन 0 b स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर. लेकिन c का एक और एक्सप्रेशन है, also this c equals to 1/रूट ऑफ म्यू 0 इंटू एप्सिलॉन 0. तो जब आप c स्क्वायर यूज करेंगे, c स्क्वायर आ जाएगा म्यू 0 एप्सिलॉन 0.
तो जब आप इसमें डाल दोगे तो यू ई क्या बना 1/2 एप्सिलॉन 0 बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर की जगह लिखूंगा 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन 0। सी ध्यान से, ये एप्सिलॉन 0 कैंसिल, यू ई आ जाएगा 1/2 बी स्क्वायर बाय म्यू 0, और ये जो बी स्क्वायर बाय 2 म्यू 0 है यही तो यू बी है। तो यू ई मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। इसमें आपने ये दो रिलेशन यूज करने हैं, एक तो ई बाय बी इक्वल टू सी और एक सी इक्वल टू 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और थोड़ा सा प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा हमने किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। कल बात करेंगे हम अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कहाँ यूज होता है वो कल बात करते हैं। ठीक है।